नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि साइंस 2024 के पार्ट 2 का सेशन देखने वाले हैं। क्योंकि पहला सेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण जो कि आपका जंतु और पादपों का वर्गीकरण हम लोगों ने किया था और जीव विज्ञान को प्रारंभ किया था। तो ये पार्ट 2 का सेशन होने वाला है और इसके अंतर्गत हम लोगों को कोशिका से लेकर के मानव के कंकाल तंत्र तक हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर इसके पश्चात हम लोग अगले सेशन में कवर करने वाले हैं। सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग फटाफट सेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कोशिका के को देखते हैं। और कोशिका की परिभाषा दी गई है कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो आपका यूनिट है, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, जो इंग्लैंड के निवासी थे। 1665 ईस्वी में इन्होंने कॉर्क पर अपने शोध के दौरान ही मृत कोशिका या डेड सेल की खोज की थी। वहीं जीवित कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका का पता सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में लगाया गया था। ये अंतर आप लोग ध्यान में रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। केवल शब्द बदलने से, जीवित या मृत कोशिका बदलने से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उसके जो खोज करता है उनके नामों में परिवर्तन हो जाता है। अब बात करें कोशिका के प्रकारों की, तो पूर्व में भी हम लोग देख चुके हैं कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं से कम विकसित होती हैं। ये ध्यान रखना है हमें। और इनमें होती क्या क्या नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रक कला नहीं होता है। इसमें केवल एक ही गुणसूत्र उपस्थित रहता है। कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में उपस्थित होते हैं। जो भी कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस या जीवाणु की तरह, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इनमें कला अवतरित या कोशिकांग जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, कोशिका के अंदर जो भी अंग होते हैं वो लगभग अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और हिस्टोन प्रोटीन इसमें अनुपस्थित होता है। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो जीवाणु, नील हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा आदि को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रख सकते हैं। और हम लोग बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें केंद्रक कला उपस्थित होता है। जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। वहीं हम लोग बात करेंगे कि राइबोसोम का जो प्रकार होगा, ये 70S और 80S दोनों प्रकार के यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित था, यहाँ पर उपस्थित होता है। और इस प्रकार के जीवों की बात करेंगे तो ये मूलतः आपके बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में हमेशा हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं और जिसमें मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में हम लोग मनुष्य, कुत्ता और हाथी को रख सकते हैं। अब बात करें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो व्यक्तियों ने दो अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के लिए किया है। अगर हम लोग स्लाइडेन की बात करेंगे तो स्लाइडेन ने वनस्पति कोशिका का वनस्पति वनस्पति शास्त्री थे और इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अतिरिक्त स्वान, जो कि थियोडर स्वान है, ये ब्रिटिश जंतु शास्त्री हैं और इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया जंतु कोशिका में। स्लाइडेन के द्वारा वनस्पति कोशिका का अध्ययन करते हुए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और स्वान के द्वारा जंतु कोशिका का अध्ययन करते हुए कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब हम लोग बात करें यदि कोशिका सिद्धांत की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनका कहना है कि जो भी जीव है या सभी जीवों का जो शरीर है वह एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। या तो एक होगा, सिंगल कोशिका होगी, या मल्टीपल कोशिकाओं सेल्स के मिलने से एक
जीव का निर्माण होता है। इन्होंने कोशिका को जीव के शरीर में कार्य की जो मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट के रूप में इसे बताया, और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं। ये कोशिका सिद्धांत के आधार पर स्लाइडेन और स्वान का कहना था। इसके अतिरिक्त इनके अनुसार कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से ही बनी होती है। ये भी ध्यान आपको रखना है। जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो पूर्ववर्ती या अपनी जो पिछले पीढ़ी की कोशिका है उन जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। अब बात यदि हम लोग करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह आपका शुतुरमुर्ग के पक्षी का अंडा होता है, जो सबसे बड़ी एक कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो ये माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक एक सूक्ष्म जीव है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो ये मनुष्य में न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र है, जो सबसे लंबी एक कोशिका होती है। अब बात करें इन कोशिकाओं में विभाजन की, तो हमें ध्यान रखना होगा कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा था रोडोल्फ विर्चो ने। विर्चो के द्वारा ही कोशिका विभाजन की खोज की गई थी, और इन्होंने कोशिका विभाजन की परिभाषा इस रूप में दी है कि एक मातृ कोशिका या पेरेंट सेल से संतति कोशिका के निर्माण को इन्होंने कोशिका निर्माण, सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन की संज्ञा दी है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी कोशिकाएं, नई कोशिका जो संतति डॉटर सेल्स हैं, उनका निर्माण अपनी मातृ कोशिका से होता है। इसे ही रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कोशिका विभाजन कहा गया। और कोशिका विभाजन के प्रकार की यदि हम लोग बात करें तो 3 प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। पहला आपका असूत्री या एमिटोसिस, दूसरा समसूत्री या मिटोसिस, और तीसरा अर्धसूत्री या रिडक्शन सेल डिवीजन मायोसिस के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि असूत्री विभाजन जो होता है यह एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका है और इस कोशिका से ही हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में कि 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं तो जीवाणु, ईस्ट और साइनोबैक्टीरिया, ये उदाहरण आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें असूत्री या एमिटोसिस की, तो यह मूलतः जीवाणु, ईस्ट और साइनोबैक्टीरिया में होती है, और इससे एक मातृ कोशिका से 2 संतति नवीन कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री या मिटोसिस की बात करेंगे तो इसे कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि डीएनए प्रतिकृतिकरण के क्रम के बाद कोशिका सिर्फ एक बार विभाजित होती है। और यहाँ एक अन्य तथ्य है कि एक कोशिका विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यही है। आपसे कूट वाले प्रश्न पूछ सकता है कि गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री विभाजन में अपरिवर्तित रहती है या परिवर्तित होती है। तो ध्यान रखना है हमें अपरिवर्तित होती है। इसके पश्चात हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, और इसे हम लोग न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, न्यूनकारी कोशिका विभाजन। और इसमें 2 क्रमिक कोशिका विभाजन, प्रथम और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये ध्यान रखिएगा। और यह जो है केवल आपका अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, और गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। समसूत्री में ध्यान रखिएगा जो गुणसूत्र होंगे वो अपरिवर्तित रहते हैं। अर्धसूत्री में गुणसूत्र जो होंगे आधा, सूत्र जो होता है आधा हो जाता है। याद रखिएगा, अर्धसूत्री से आधा गुणसूत्र रह जाता है। और इसके कारण, अर्धसूत्री विभाजन के कारण प्रत्येक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करें कोशिका कला की, तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कोशिका कला का जो निर्माण है वो आपका प्रोटीन और वसा से होता है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कोशिका कला का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन और वसा से होता है। और मनुष्य के रुधिराणु या जिसे थुरिथ्रोसाइट्स की कोशिका कला की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूरिथ्रोसाइट की कोशिका कला की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 52% प्रोटीन होता है
और 40% लिपिड होता है। अब कोशिका संरचना की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि कोशिका संरचना में आपका कोशिका भित्ति होती है और पादप कोशिका की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है और ये जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो कि केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, यह आपका सेलुलोज से बनी होती है। अगर पादपों की बात करेंगे तो हरे पौधे तो है ही है, लेकिन यहाँ शैवाल को आप लोग भूलिएगा नहीं, शैवाल में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की, कोशिका संरचना की, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था खोज। और कार्य इसका क्या है, तो कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण है। कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण आपका करेगा कौन, केंद्रक करेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कि विकसित कोशिका है, जो कि बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, उसमें कोशिका में केंद्रक कला युक्त होती है। आपका ये ध्यान रखिएगा, केंद्रक कला आपका अनुपस्थित होता है किसमें, तो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला उपस्थित होता है। जीव द्रव्य की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव्य भी कहा जाता है, यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक में उपस्थित होता है। और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर के हम लोग जीव द्रव्य का निर्माण किसी भी कोशिका के अंतर्गत होता है। ये ध्यान रखना है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को जब मिला देंगे तो इसे ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य शब्द की सर्वप्रथम खोज जो है यह पुरकिंजे के द्वारा की गई थी। और किसी भी कोशिका के लिए जो प्राणदायक पदार्थ है वह प्रोटोप्लाज्म ही है। ये ध्यान रखिएगा, प्राणदायक पदार्थ है आपका प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर के बनता है। अब बात करेंगे कोशिका के प्रमुख भागों की, तो सबसे पहले कोशिका भित्ति केवल हरे पादपों या शैवाल में यह उपस्थित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है और यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये हम लोग जो देख रहे हैं ये आपका कोशिका भित्ति है। ध्यान रखिएगा, सेल वॉल है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, सेलुलोज का बना होता है। दूसरा है आपका कोशिका झिल्ली या जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और ये बेसिकली आपका एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। और प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य के चारों ओर ये कोशिका झिल्ली विद्यमान होती है। और इसे सबसे पहली बार सिंगर और निकोलसन के द्वारा एक अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि फास्फोलिपिड की दो परत और बीच में प्रोटीन के मध्य एवं बीच में प्रोटीन उपस्थित होती है किसकी, तो कोशिका झिल्ली की। फास्फोलिपिड की दो परत एवं बीच में प्रोटीन की परत उपस्थित होती है आपका कोशिका झिल्ली में। और कोशिका का सबसे बाहरी आवरण इसको माना गया है। ध्यान रखें, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा हो जाएगा, तो कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका की बात करेंगे तो वह आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। इसके पश्चात चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ओर, और इसे सूत्र कणिका के रूप में भी हम लोग जानते हैं, और कोलिकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। और सर्वप्रथम इसे ध्यान रखिएगा कि बायोब्लास्ट भी कहा गया है, इसे एक जगह बायोब्लास्ट की भी संज्ञा दी गई है माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये मूलतः आपका श्वसन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर में, वह यहाँ पे होता है। जीवाणु और नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न में ये दे सकता है कि किस प्रश्न दे सकता है कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जीवाणु में, या ऑप्शन में आपको नील हरित शैवाल भी दिखाई दे सकता है। अब चूंकि होता क्या है कि यहाँ पर श्वसन संबंधी सारे काम होते हैं, तो ऊर्जा का निर्माण भी आपका यहीं पे हो जाएगा, तो इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और क्रेब्स चक्र की बात करेंगे, या जो श्वसन के दौरान जो एक चक्र होता है, इसे हम लोग क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र ईटीएस जो है ये इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्रेब्स चक्र के दौरान ही ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है आपका अंतःप्रद्रव्य जलिका, और मूलतः इसे राइबोसोम जो होते हैं वो चिपके होते हैं अंत इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इसे कहा जाता है।
इसकी खोज किया पोर्टर के द्वारा की गई थी। पोर्टर ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर की खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। जीवाणु और नील हरित शैवाल में ये अनुपस्थित होता है। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार से ईआर भी नहीं पाया जाता है। और राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसका दो भागों में विभाजन किया जाता है। एक आपका सपाट अंतःद्रव्यीय जलिका या जिसे हम लोग स्मूथ ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानी जाती है। आर ई आर और एस ई आर के नाम से इसका विभाजन किया जाता है उपस्थिति के आधार पर। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहाँ पर दोनों का जो कार्य है इसे आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। हम पहले रफ ईआर को देख लेते हैं। तो जो खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण जो कोशिका के अंतर्गत होता है, यह मुख्य स्थल आपका ईआर ही है। आर ई आर के अंदर ही प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो इसमें आपका लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। वहीं डिटॉक्सिफिकेशन भी यहाँ पर होता है। डिटॉक्सिफिकेशन को भी ध्यान में आप लोगों को रखने की आवश्यकता होगी, दोनों महत्वपूर्ण है। सपाट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है लिपिड संश्लेषण, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम का नामकरण जॉर्ज पैलेट के द्वारा किया गया था, और यह कला विहीन होती है, इसमें किसी प्रकार की कला उपस्थित नहीं होती है, और यह 70S और 80S प्रकार की होती है। और जब बात करें राइबोसोम की तो ध्यान रखना है हमें कि प्रोटीन संश्लेषण में एक ये सहायक की भूमिका निभाता है। और राइबोसोम की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्द्रव्यीय जलिका के बाहरी सतह पर ये चिपके होते हैं, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये सहायता करती है प्रोटीन संश्लेषण में खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका को, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और आर ई आर जो है प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है, जहां जिसकी दीवारों पर ये चिपके होते हैं। और यहाँ एस ध्यान रखना है हमें, इसे एस को 70S और 80S प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हम लोग बार बार देखते हैं एस को, तो ध्यान रखना है इसे स्वेडवर्ग इकाई या इसे अवसादन गुणांक को यह एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोग के लिए नया चीज हो सकता है, पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एस जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का, वह आपका स्वेडवर्ग इकाई है या अवसादन गुणांक के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक की, तो केंद्रक के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि केंद्रक की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में एक कोशिका के अंतर्गत केंद्रक की खोज की थी, और यूकैरियोटिक कोशिका जो कि हमारा विकसित कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि केंद्रक होता है और यह आनुवांशिक पदार्थों या डीएनए का मुख्य स्रोत है। ये ध्यान रखिएगा, आनुवांशिक पदार्थों का स्रोत कौन है, तो ये आपका केंद्रक होता है। वहीं हम लोग बात करें गोल्जी बॉडी की या गोल्जी काय की, तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी, और इसी के नाम के आधार पर इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की संज्ञा दी गई। क्रियात्मक इकाई इसकी कही जाती है, गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी सिस्टर्नी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी है। इसे हम लोग गोल्जी उपकरण या कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए अगर हम लोग से प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी ईआर पर हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर हम लोग इसका मूल कार्य, गोल्जी बॉडी का मूल कार्य, तो हमें ध्यान रखना होगा कि कोशिका भित्ति के निर्माण में इसका मूल कार्य होता है, और यह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। यहाँ ध्यान रखना है, गोल्जी बॉडी जो है गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कर देगी। लाइसोसोम की बात करेंगे तो लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती शैली भी कहा जाता है, और इसकी खोज
लाइसोसोम के लिए मैंने एक चीज रखा था याद करने के लिए कि डी डूबे नहीं ले डूबे, लाइसोसोम कोशिका को ले डूबे, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। और गोल्जी कॉय में इसका निर्माण होता है और इसमें जल और जो भी अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं उसकी उपस्थिति होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो स्तनधारी के लाल रक्त आरबीसी में आपका लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि स्तनधारियों के आरबीसी में कौन सा अंग उपस्थित नहीं होता है कोशिका में, तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम। इसके पश्चात है तारक काय, इसे हम लोग सेंट्रोसोम की संज्ञा देते हैं और ये मूल रूप से जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, परंतु कुछ पौधे में भी ये देखे जाते हैं, जैसे आपका शैवाल, कवक और मॉस आदि में, मांस नहीं है मॉस है, मॉस आदि में तारक काय या सेंट्रोसोम देखा जाता है। और मूल रूप से यदि बात करें हम लोग तो कोशिका विभाजन के समय ही इसकी मूल रूप से उपस्थिति अनिवार्य होती है, सेंट्रोमियर वगैरह का निर्माण करता है और ध्रुव आदि का निर्माण तारक का या सेंट्रोसोम के द्वारा ही किया जाता है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा कि ये मुख्य रूप से जंतु कोशिका में रहती है, लेकिन कुछ पौधों जैसे शैवाल, कवक और मॉस, शैवाल, कवक और मॉस में सेंट्रोसोम उपस्थित रहते हैं, अन्य पौधों में नहीं रहते हैं। इसके अतिरिक्त कशाभिका और पक्षमाभिका, फ्लैजिला और सीला होती है। फ्लैजिला और सीला का मूल कार्य है कि किसी भी कोशिका की गतिशीलता में सहायता प्रदान करना। कशाभिका, फ्लैजिला और पक्षाभिका का काम है कि किसी भी कोशिका की गतिशीलता में सहायता उत्पन्न करना। अब बात करेंगे जंतु और पादप कोशिका में अंतरों की, तो हम लोग 4 यहाँ पर देख रहे हैं, 4 अंग दिए गए हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति, लवक और कोशिका भित्ति और लवक, ये दोनों जो होंगे पादप कोशिका में उपस्थित रहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक अनुपस्थित होते हैं। लवक के अंतर्गत हम लोग क्लोरोफिल को रख सकते हैं और कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। पादप कोशिका की एक महत्वपूर्ण ये विशेषता है, ये ध्यान में रखना है। तारक काय की बात करेंगे सेंट्रोसोम की, तो पादप कोशिका में हमेशा ये अनुपस्थित रहता है, लेकिन शैवाल, कवक और मॉस, शैवाल, कवक और मॉस में अपवाद के रूप में याद रखिएगा, शैवाल, कवक और मॉस, शैवाल, कवक जो कि ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं, शैवाल, कवक और मॉस में ये तारक काय सेंट्रोसोम आपका उपस्थित होता है। वहीं हम लोग बात करेंगे जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में भी सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे व्यूकल्स की या रिक्तिका की, तो पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है, लेकिन ये छोटी हो जाएगी। अब बात करें लवक या प्लास्टिड्स की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लवक या प्लास्टिड्स की खोज हैक्ले के द्वारा किया गया था और इसकी उपस्थिति केवल पादप कोशिका में होती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जीवाणु, कवक और ब्लू ग्रीन अलगी में आपके लवक नहीं पाए जाते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसमें प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, तो जीवाणु, कवक और नील हरित शैवाल में ये नहीं पाए जाते हैं। और लवकों की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रंग के आधार पर लवकों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णी लवक कहा जाता है। हरित लवक की बात करेंगे तो यह मूलतः आपका पत्तियों में होता है, इसका रंग हरा होता है और यह पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के क्रम में सहायता प्रदान करता है और इसमें विशेष तत्व होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है, यह ध्यान रखिएगा, हरित लवक में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम का एक परमाणु उपस्थित होता है। अब बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक की, तो क्रोमोप्लास्ट के उपस्थिति के कारण पौधों के रंग या रंगीन भागों में ये उपस्थित होते हैं, जैसे उदाहरण में फल भित्ति, बीज या पुष्प। कोई भी फल का फल भित्ति हो या उसका बीज हो या उसका पुष्प हो, उसमें जो रंगीन कलर उत्पन्न होते हैं वह इसी क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होते हैं। और इसका मूल कार्य क्या है, तो यही भिन्न रंग, इन सभी अंगों को, इन सभी चीजों को भिन्न रंग प्रदान करना। और बात करें तो पौधों की सूर्य के परावैंगनिक किरणों से रक्षा करना, इनकी रक्षा करना भी एक मूल कार्य है, इसे ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि पौधों की सूर्य के परावैंगनिक किरणों से रक्षा कौन लवक करता है,
तो क्रोमोप्लास्ट करता है, इसे ध्यान में रखना है। अब बात करें हम लोग अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट की, तो यह कलरलेस होता है, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। और इसकी अवस्थिति की बात करेंगे तो सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में यह उपस्थित होते हैं और मूलतः जो ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक होंगे ये पौधों की जड़ और भूमिगत तना में उपस्थित होते हैं। रंग हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यह रंगहीन होता है। अब हम लोग बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो बहुत से पौधे हैं या बहुत से फल हैं या सब्जियां हैं, उसमें वर्णी लवक उपस्थित होता है, क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है। जैसे आपका टमाटर, टमाटर में लाइकोपीन होता है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। गाजर में कैरोटीन होता है, सेब में एंथोसाइनिन होता है और चुकंदर में विटामिन होता है। ये चारों ध्यान में रखिएगा, टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, सेब में एंथोसाइनिन और चुकंदर में विटामिन वर्णी या क्रोमोप्लास्ट लवक हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग पौधों के खाने योग्य भाग की बात करेंगे तो रूपांतरित तना और रूपांतरित जड़ों को सबसे पहले देखते हैं। अब रूपांतरित तना कौन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा, आलू किसका उदाहरण है, आलू आपका स्तंभ कंद का उदाहरण है। हल्दी और अदरक प्रकंद या राइजोम के उदाहरण है। अरबी, बंडा और जिमीकंद ये धनकंद के उदाहरण हैं। और प्याज और लहसुन सल्क कंद हैं। प्याज और लहसुन को छीलते हैं हम लोग तो उसमें विभिन्न प्रकार के सल्क हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सभी के सभी, चाहे आपका स्तंभ कंद हो, प्रकंद हो, धनकंद हो या सल्क कंद हो, ये सभी के सभी रूपांतरित तना के परिवर्तित भाग हैं, ये रूपांतरित तना है। और रूपांतरित जड़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला है आपका तरकु रूप में, तो जिसे हम लोग फूसीफॉर्म भी कहते हैं, जो कि मूली इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है तरकु रूप में। शंकु रूप कोनिकल की बात करेंगे तो कोनिकल जड़ का उदाहरण गाजर हो जाएगा। कुंभी रूप या नेपी फॉर्म की बात करेंगे तो सलजम हो जाएगा। सलजम कुछ इस प्रकार से होता है, सलजम आपका पत्तियां निकली रहेंगी यहाँ पर। इसके अतिरिक्त कंदिल हो गया या ट्यूबरस हो गया तो शकरकंद हम लोग अभी खाते भी हैं। शकरकंद जो कि भूमिगत जड़ का उदाहरण है, ये रूपांतरित जड़ है। ग्रंथिल जड़ की बात करेंगे तो इसमें मटर और चना हो जाएगा। इसमें ग्रंथिल जड़ें होती है, नोड्यूलेटेड जड़ें होती हैं जिसमें कि आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु आदि उपस्थित रहते हैं। और जड़ विहीन रूटलेस की बात करेंगे तो बोल्फिया जो है इसमें जड़ उपस्थित नहीं रहती है, जड़ विहीन रहती है। अब पुष्पों की भाग की बात करेंगे तो ध्यान रखना है हमें कि पुष्प में लौंग जो है ये पुष्प कलिका का भाग है। लौंग आपका पुष्प कलिका का भाग है, ये प्रश्न पूछा भी गया है पूर्व में बीपीएससी के द्वारा। और केसर जो है पुष्प एवं वर्तिका का भाग है, वर्तिका का भाग होता है आपका केसर। अब बात करते हैं आनुवांशिकता की, तो ध्यान रखिएगा परिभाषा के अनुसार देखें अगर हम लोग आनुवांशिकता को, तो इसकी परिभाषा दी गई है कि एक माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी माता पिता, ए और बी दो माता पिता हैं, इनके जो संतति होंगी या तो काली हो सकती है या गोरी हो सकती है, या तो ब्लैक होगी या व्हाइट होगी या सांवला प्रकार का होगा। तो ये उनकी विशेषता थी, जो ये गोरापन और या जो काला उनके त्वचा की रंगत आई है वो इनके विशेषताओं के कारण, इनके गुणों के कारण ये चीज यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ये गुण स्थानांतरित होते हैं इन्हें ही आनुवांशिकता कहा गया है। और इसके जनक के रूप में हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के पादरी थे। और इन्हीं को, मेंडल को ही आधुनिक आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। और मेंडल के द्वारा किया गया कि इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर यह प्रयोग किया। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 7 लक्षण वाले उद्यान मटर या गार्डन पी या पाइसम सेटाइबम, जो कि मटर का आपका लैटिन नाम है, इसके ऊपर किया था। पाइसम सेटाइबम मटर का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, लैटिन नाम है। अब यहाँ पर बात करें क्रोमोसोम की बात करेंगे तो परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये क्या था। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। जब इन्होंने मटर के दाने पे अपने प्रयोग किए, पहले लाल और पीली मटर के दाने लिए, फिर चिकनी और झुर्रीदार जो मटर के दाने थे उसको लिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने देखा
कि सभी में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इसी के परिणाम स्वरूप मेंडल ने 3 प्रकार के नियम निकाले। एक पहला नियम था प्रभाविकता या लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम, दूसरा था आपका पृथक्करण या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। ये तीनों नियम ध्यान रखिएगा मेंडल के मटर के दाने वाले शोध के ऊपर आधारित थे। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं परिभाषा की। तो ध्यान रखिएगा क्रोमोसोम या गुणसूत्र की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। तो कोशिका के केंद्र में उपस्थित धागों के समान की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। खोजकर्ता की बात करेंगे तो कार्ल विल्हेम वॉन निगेली 1842 ईस्वी में क्रोमोसोम की खोज किए थे। और यह जो क्रोमोसोम है यह वंशागति का वाहक है, यानी एक वंश से दूसरे वंश में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ये संचालन करती है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं और ये जीन को धारित करते हैं, जीन इनके ऊपर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मनुष्यों या किसी भी जीवधारियों के जो आनुवांशिक लक्षण होंगे उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य प्रसारित करने का कार्य यही क्रोमोसोम या गुणसूत्र करता है। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित और स्थिर होती है। प्रत्येक प्रजाति में इसकी संख्या क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अगर हम लोग मनुष्यों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 23 जोड़ी आपका क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या होती है। और इसका जो नामकरण है क्रोमोसोम का या गुणसूत्र का वो डब्ल्यू वॉल्डेयर के द्वारा किया गया था। खोज आपका कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने और नामकरण क्रोमोसोम डब्ल्यू वॉल्डेयर के द्वारा किया गया था। गुणसूत्रों की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और दूसरा होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो ध्यान रखिएगा ऑटोसोम्स की परिभाषा को यदि देखें तो स्त्री और पुरुष में समान रूप से पाए जाने वाले गुणसूत्र और इनकी संख्या कुल 22 जोड़ी की होती है। 22 जोड़ी या कुल 44 गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम के अंतर्गत। और सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वह पुरुष में चेंज हो जाता है, पुरुष में आपका वाई हो जाएगा, पुरुष में एक्स और वाई, और महिला में आपका एक्स एक्स। अंतिम क्रोमोसोम जो होता है महिला का एक्स ही होता है, पुरुष का आपका वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेक्स क्रोमोसोम में एक जोड़ी या कुल कुल 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत आते हैं। अब बात यदि हम लोग करें कि आनुवांशिकता की इकाई, मूलभूत इकाई, तो यहाँ पर ध्यान हमें रखिएगा कि जो जीन है यह आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। इसे डीएनए की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है, यह भी आपका महत्वपूर्ण है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नामकरण इसका किया गया है विल्हेम जोहानसन के द्वारा, जीन का नामकरण किया गया था। और यहाँ ध्यान रखना है हमें कि आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं को हम लोग जीन कहते हैं। और ये जीन उपस्थित कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम पर, और धारण क्या करते हैं, तो आनुवांशिक लक्षण। और इसी आनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य ये जीन करता है। और जीनोमों के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संगठन जो होता है वह जीनोम चित्रण के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें उत्परिवर्तन की, तो उत्परिवर्तन के पश्चात अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है, उसके बाद जीनोम होगा, उसके बाद जीनोम का अनुक्रम यहाँ पर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें जंपिंग जीन या प्लवमान जीन, जो उछल कूद मचाता हो जीन, जो जीन उछल कूद करता हो, उछल कूद मचाने वाला जीन, जंपिंग जीन। वैसे जितेंद्र जो प्राचीन काल के गुजरे जमाने के एक महत्वपूर्ण अदाकार थे, कलाकार थे, हीरो थे फिल्म इंडस्ट्री के, उन्हें जंपिंग जैक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जंपिंग जीन और जंपिंग जैक दोनों ध्यान में रखना है। खोजकर्ता कौन थे, तो बारबरा मैकलिंटॉक यूएसए की थी। इसके लिए इन्हें 1983 ईस्वी में जंपिंग जीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने बताया कि ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं उन्हें ही जंपिंग जीन कहा गया। और ये इन्होंने मक्का में प्रयोग करने के दौरान इसकी खोज की गई थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा
ट्रांसपोज़ोन जो है कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज़ोन क्या है। और आज का अगर हम लोग देखें तो साइंस एंड टेक, टेक वाला जो पोर्शन है, टेक वाला जो पोर्शन है इसके अंतर्गत यह प्रश्न जंपिंग जीन वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसपोज़ोन जो है आपका कोशिकाओं में डीएनए के खंड को कहा जाता है। जीन की बात करेंगे तो जीन आनुवंशिकता की इकाई है और इसके द्वारा ही जो पैतृक लक्षण है उसका निर्धारण होता है। पैतृक लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है जो कि आनुवंशिकता की इकाई है। जो संतति है वह लंबा होगा या बौना होगा, गोरा होगा, काला होगा, आंखें भूरी होगी, काली होगी, नीली होगी, बैंगनी होगी, तो ये सभी की सभी आप निर्धारित करता है यह जीन। और ध्यान रखिएगा विल्हेम जोहानसन के द्वारा जीन का नामकरण किया गया था और इसकी उपमा है डीएनए की कार्यात्मक इकाई और आनुवंशिकता की इकाई, दोनों आपका इसकी उपमा दी गई है जीन की। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोनों में अंतर, यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर दिया गया है। डीएनए और आरएनए में अंतर दिया गया है। अगर हम लोग अंतर को समझने का प्रयास करें पहले तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होता है यह 3 अणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक जो होगा आपका नाइट्रोजनी बेस है, एक पेंटोज शुगर हो जाएगा और एक आपका फॉस्फेट अणु हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजनी बेस के अंतर्गत प्यूरिन और पिरिमिडीन यहाँ पर उपस्थित होता है। अब बात करें यदि हम लोग डीएनए की, तो डीएनए का पूरा नाम है आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए का पूरा नाम होता है। खोज किया गया था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा या डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी और यह एक कुंडलीकार या डबल हेलिक्स संरचना के समान ये दिखाई देती है। कुंडलीकार या डबल हेलिक्स संरचना दिखाई देती है। इस डबल हेलिक्स संरचना की जो खोज थी या कुंडलीकार विन्यास की खोज सबसे पहले जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी और जो प्रस्तावक थे एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन इसके प्रस्तावक थे। ध्यान रखिएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के साथ एमएचएफ विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉड्यूल या स्ट्रक्चर की खोज की थी और इसमें फॉस्फेट होगा, आपका न्यूक्लिक एसिड होगा। और प्रयोगशाला की बात करेंगे तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फेट और आपका नाइट्रोजनी बेस इसमें उपस्थित होता है। नाइट्रोजनी बेस में आपका एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन होगा और साइटोसिन होगा। ये चारों नाइट्रोजनी बेस हैं, ये चारों आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें अवस्थिति होती है, ये डीएनए उपस्थित कहाँ पर होता है, तो डीएनए आपका कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है और यह आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है। अब बात करें आरएनए की, तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज शर्करा और इसका संश्लेषण डीएनए के द्वारा किया जाता है और इसका मूल कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। ध्यान रखिएगा जहां डीएनए एक जगह आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, वहीं पर आरएनए का जो मूल कार्य है वह प्रोटीन का संश्लेषण है और इसमें 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर जो नाइट्रोजनी बेस होगा आपका आरएनए में वह आपका यूरेसिल होता है, वो आपका यूरेसिल हो जाएगा। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है जो कि एक नाइट्रोजनी क्षार है और यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। यह भी ध्यान रखिएगा जहां डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है वहीं आपका आरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। अब आरएनए के मुख्य प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 प्रकार होता है, आरआरएनए, आपका टी आरएनए और एम आरएनए। आपका सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे आरआरएनए की, तो ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है और हम लोग पूर्व में भी ही देख चुके हैं कि राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है मुख्य भूमिका निभाता है। तो आरआरएनए के द्वारा राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है।
टीआरएनए की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये ट्रांसफर आरएनए है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक एमिनो एसिड्स होंगे उसको राइबोसोम पर लाने का मूल कार्य जो है ये ट्रांसफर आरएनए के द्वारा ही किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और एक है आपका एमआरएनए जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्ल को चुनने का जो संदेश दिया जाता है वो मैसेंजर आरएनए के द्वारा किया जाता है। यानी ध्यान रखना है हमें कि सूचना उपयुक्त प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त अमीनो एसिड को चुनने का संदेश एमआरएनए के द्वारा दिया जाएगा। ट्रांसफर आरएनए जो है राइबोसोम के ऊपर में आपका उपयुक्त अमीनो एसिड्स लेकर के आएगी और प्रोटीन संश्लेषण में आरआरएनए सहायक होता है। एमआरएनए से याद रखिएगा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब बात करते हैं जैव उर्वरकों की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, जैव उर्वरक जो है सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद है जो पर्यावरण हितैषी हैं और वर्तमान समय में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और विभिन्न प्रकार के जलवायु घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं, घटित हो रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसके अतिरिक्त मृदा संरक्षण भी अगर हम लोग बात करें तो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मृदा जो है उसका मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, डिजर्टिफिकेशन मृदा का बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक रासायनिक खादों की प्रयोग के परिणाम स्वरूप हमारे जो मृदाएं हैं वह लवणीय होती जा रही हैं और ये नकारात्मक रूप से न केवल मृदा को अपितु मानवीय स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग एक नए सुधार के तौर पर जैव उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें सूक्ष्म जीव और जीवाणुओं से युक्त खादों का प्रयोग किसानों के द्वारा अपनी फसलों की वृद्धि के लिए की जाती है। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं। मृदा में जो भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता है उसमें वृद्धि कर देते हैं। साथ ही साथ खेतों के लिए ये लाभकारी सूक्ष्म जीव जो भी होते हैं, बैक्टीरिया या माइक्रोबैक्टीरियल जो भी जीव होते हैं वो खेतों में उसकी वृद्धि कर देते हैं, जिससे न केवल फसलों के उत्पादन में सुधार होता है अपितु फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाती है। जैव उर्वरकों की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहला है आपका कंपोस्टिंग एक्सीलेटर, ये इसमें सेलुलोटिक और लिग्नोलिटिक सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक 2 प्रकार के कंपोस्टिंग एक्सीलेटर हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करेंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं मृदा में, तो राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला, ये 6 का नाम आप लोग याद रखिएगा। सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक के श्रेणी में आते हैं। वहीं फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरकों की बात करेंगे तो बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस और वैस्कुलर, ये चारों फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक हैं। और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले उर्वरकों में राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास जैव उर्वरक आते हैं। ये जैव उर्वरकों में आप लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरकों का नाम याद रखिएगा, फास्फोरस घुलाने वाले और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले जैव उर्वरकों का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैव उर्वरक की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जैव उर्वरक मूलतः करेंगे क्या, यहाँ ध्यान रखिएगा। चना की बात करेंगे, मटर बात करेंगे, सेम, अरहर या कोई भी दलहनी पौधा है, इसकी जड़ की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो होते हैं दलहनों के जड़ों में पाए जाते हैं और मृदा में ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। मुख्य दलहनी फसल न केवल हमें दाल उपलब्ध कराते हैं, दलहन उपलब्ध कराते हैं, अपितु मृदा में जो नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसे भी प्रदान करता है जो बाद में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं इन पौधों के माध्यम से। अब बात करें नील हरित शैवाल की तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये सहायक होता है। नील हरित शैवाल एजोला का सहचर है, एजोला के साथ में निवास करता है, प्रोकैरियोटिक शैवाल है और इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। अब नील हरित शैवाल और एक और नाम ध्यान में रखिएगा, एजोला। नील हरित शैवाल और एजोला जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे फसलों की जो उत्पादन होती है उनकी क्षमता न केवल उत्पादन अपितु उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। और एजोला की बात करेंगे तो जलीय फर्न है और यदि हम लोग इसे दुधारू पशुओं को खिलाते हैं
तो दूध की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ इसके पत्तियों के पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली इसकी पत्तियों के पृष्ठीय भाग पर पाई जाती है या वहीं पे निवास करती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मूल कार्य करती है। साइनोबैक्टीरिया है एनाबीना एजोली, जो कि आपका एजोला नामक फर्न के पृष्ठीय पत्तियों के पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की बात करेंगे तो यहाँ से ही प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फसल की बात करेंगे सोयाबीन, तो सोयाबीन में आपका राइजोबियम जैपोनिकम होता है जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्सेट करता है। तीन पतिया घास है, राइजोबियम ट्राइफोली इसमें होता है। लुसर्न की गांठ है जिसमें राइजोबियम मेलिलोती उपस्थित होती है। जलीय फर्न में एनावीना एजोली जीवाणु है और गुर्नेरा माइक्रोफाइला में नॉस्टॉक मस्कोरम नामक जीवाणु उपस्थित होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब बात करें कंकाल और मांसपेशीय तंत्र की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम लोग देखें तो किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाले तंत्र को हम लोग कंकाल या मांसपेशीय तंत्र की संज्ञा देते हैं। इसका निर्माण संयोजी ऊतक से हुआ है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि कंकाल और मांसपेशीय तंत्र का निर्माण किस ऊतक से हुआ है, तो संयोजी ऊतक से हुआ है। और कंकालों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, कंकाल चूंकि हड्डी है तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब कंकाल के प्रकार की बात करें तो मूलतः इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका बाह्य कंकाल और दूसरा है आपका अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल की परिभाषा अगर हम लोग समझें तो किसी भी जीव के बाह्य शारीरिक स्वरूप को निर्धारित करने वाले तंत्र को बाह्य कंकाल कहते हैं। इसकी संरचना की बात करेंगे तो ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य से, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, उससे इसका निर्माण होता है। और इसकी विशेषता है कि इसे यदि हम लोग काटते हैं तो काटने पर दर्द नहीं होता है। इसमें प्रोटीन कौन सा उपस्थित होता है, तो अल्फा कीरेटिन प्रोटीन उपस्थित होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बाह्य कंकाल किसी भी जीव के बाह्य शारीरिक स्वरूप को निर्धारित करने वाले तंत्र हैं। अब अंतः कंकाल की बात करेंगे तो हड्डियों से बना हुआ ढांचा जो शरीर को आकार देता है उसे ही अंतः कंकाल कहा जाता है। और इसमें कठोरता का जो मूल कारण है वह कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति है। यह ठोस और कठोर संयोजी ऊतकों के निर्माण से निर्मित होता है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि मजबूती के लिए विटामिन डी या कैल्सीफेरोल भी इसके लिए आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा, अंतः कंकाल तंत्र की कठोरता या मजबूती के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और अल्फा कीरेटिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नाखून आदि में उपस्थित होता है। बाह्य कंकाल की अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य में हमारी त्वचा के विभिन्न रोम और नाखून मनुष्य के बाह्य कंकालों के उदाहरण हैं। पक्षियों की बात करेंगे तो पंख और चोंच बाह्य कंकाल हो जाएंगे। मछलियों के ऊपरी सल्क बाह्य कंकाल के उदाहरण है। कछुओं में ऊपरी कवच तथा चौपाए जंतु जो चार पैर वाले जंतु होते हैं उनके खुर, रोम, सींग और नाखून ये सभी के सभी बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ मानव अंतःकंकाल में उपस्थित अस्थियों की संख्या की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, मनुष्यों में कुल नवजात शिशुओं में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं और जो वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, ये ध्यान रखना है। अब विभिन्न हड्डियों की बात करेंगे तो ये इसका यहाँ पर आपका क्रम दिया गया है। केवल ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में चेहरे को मिलाकर के टोटल 28 से 29 हड्डियां होती हैं। एक हड्डी जो हमारे मस्तिष्क की सेल टर्सिका में व्हाइट नामक एक अस्थि उपस्थित होती है सेल टर्सिका में, इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी काउंटिंग आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेकर के रख सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग बात करें अंतः कंकाल के भाग की, तो ये दो प्रकार का होता है। एक है आपका अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसे हम लोग उपांगीय कंकाल कहते हैं। उपांगीय कंकाल और अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल का जो मूल भाग है वो खोपड़ी और कशेरुक दंड या मेरुदंड हो जाएगा
और उपांगीय कंकाल जो है इसके अंतर्गत हाथ पैर आदि के भाग आ जाते हैं और उपांगीय कंकाल के अंतर्गत कुल 126 हड्डियां होती हैं और कशेरुक दंड के अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कुल एडल्ट्स में 80 और जो शिशु होते हैं उसमें 87 हड्डियां उपस्थित होती हैं। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, तो यहाँ ध्यान रखिएगा मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, 65% मानव के शरीर में ऑक्सीजन होता है। इसके पश्चात हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हाइड्रोजन, चौथे स्थान पर नाइट्रोजन, उसके पश्चात कैल्शियम है, ये ध्यान रखिएगा कैल्शियम, और फिर आपका 1% फास्फोरस और 1.3% अन्य तत्व आ जाएंगे। अब इसे हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे लगा सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा OCHN, OCHN याद रखिएगा OCHN, OCHN से याद रखिएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, OCHN के नाम से याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं। मांसपेशीय तंत्र की बात करेंगे तो मांसपेशियों के द्वारा यह निर्मित होता है और इसका प्रमुख कार्य है शरीर को सहारा प्रदान करना, उन्हें दृढ़ता प्रदान करना और गति प्रदान करना। अब जोड़ों की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि लिंगामेंट और स्टर्नम, लिंगामेंट और स्टर्नम और कंडरा, ये तीन चीज होता है, टेंडम, लिंगामेंट और स्टर्नम, ये तीन चीज याद रखिएगा। लिंगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए भी आप लोगों को दे सकता है कि लिंगामेंट, स्टर्नम और टेंडन कौन किससे मैच कर रहा है। तो लिंगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा, स्टर्नम जो है पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और टेंडन जो है आपका हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। टेंडन जो है याद रखिएगा हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है, बाकी लिंगामेंट और स्टर्नम जो है ये दोनों समान है। लिंगामेंट हड्डी को हड्डी से और स्टर्नम पसली को पसली से आपस में जोड़ देता है। अब बात करेंगे प्रमुख अस्थियों की, तो कुछ अस्थियों के नाम याद रखिएगा। कॉलर बोन जैसे आपका क्लेविकल हो गया जो कंधे की हड्डी होती है, स्कैपुला जो होता है आपका कंधे और हमारे हाथ और कंधे के जोड़ के नीचे की हड्डी होती है, स्कैपुला स्कंदकंद या शोल्डर बोन कहा जाता है। स्टर्नम याद रखिएगा, ये स्टर्नम है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। स्टर्नम, स्टर्नम हमारे छाती के आगे भाग की हड्डी होती है, इसे स्टर्नम कहा जाता है। इसे उरोस्थी या ब्रेस्ट स्टोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे आगे उपस्थित रहती है। कॉर्पसल्स की बात करेंगे तो कॉर्पसल्स हमारे हाथों की उंगलियों में उपस्थित होती है, कलाइयों में उपस्थित होती है। पटेला बात करेंगे तो घुटना में हमारा पटेला होता है, पटेला, पटेला या पैटेला याद रखेगा। अस्थि मज्जा की बात करेंगे तो ध्यान रखना है कि बोन मैरो जो है मानव अस्थियों में पाए जाने वाला एक प्रमुख तत्व है अस्थि मज्जा, और आरबीसी वगैरह का जो निर्माण होता है ये यहीं पे होता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होगा और श्वेत अस्थि मज्जा या बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त मानव हाथ में पाए जाने वाले अस्थियों के नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा हमारे बांह की जो हड्डी होती है उसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस कहा जाता है हमारा कंधा से लेकर के कोहनी तक की हड्डी को हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा ह्यूमरस है। रेडियो अल्ना आपका कलाई से लेकर के कोहनी तक की हड्डी, कोहनी से लेकर के कलाई तक की हड्डी को रेडियस अल्ना कहते हैं। कार्पसल्स जो है हमारा कलाई की हड्डी है। मेटाकार्पसल्स हमारा उंगलियों के ऊपर की हड्डी, हमारी हथेली की हड्डी, उंगली कर रहा हूं, हथेली के ऊपर की हड्डी को मेटाकार्पसल्स, और उंगलियां चूंकि फैलती हैं, उंगलियां चूंकि फैलती हैं इसीलिए इसकी हड्डी को फैलेंजेस भी कहा जाता है। फैल जाती हैं उंगलियों की हड्डियां तो इसीलिए फैलेंजेस कहा जाता है। याद रखना है हमें, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स और फैलेंजेस, ये क्रमशः कंधे से लेकर के उंगलियों तक की हड्डियों के 5 नाम है। अब पैरों की हड्डी की बात करेंगे तो श्रोणी मेखला इसे कहा जाता है। ये जो हमारा एरिया होता है पेल्विस एरिया, इसे श्रोणी मेखला कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फीमर जो है हमारे जांघ की हड्डी, हमारे जांघ की हड्डी है फीमर, और ध्यान रखिएगा जांघों से लेकर के घुटने तक फीमर होता है। पटेला ये घुटने की हड्डी है। पटेला से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा हमें, इसे हम लोग टीबियो फेबुला कहते हैं, इसे हम लोग टीबियो फेबुला कहते हैं, जो कि घुटने से एड़ी तक की हड्डी होती है। टार्टल्स की बात करेंगे तो टार्टल्स हमारा एड़ी में होता है। मेटाटार्टल्स जो हथेली की तरह हम लोग बात करते हैं पैर के तलवों की, तो मेटाटार्टल्स पंजे की हड्डियों को कहते हैं।
और फैलेंजेस जो होती हैं पैरों की उंगलियां की हड्डियों को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें ऑर्थोप्लास्टी, तो ध्यान रखना है शल्य क्रिया के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा जब हम लोग हड्डियों को जोड़ते हैं तो उसे ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा मानव दंत प्रणाली, मानव दंत प्रणाली में याद रखिएगा कि वयस्क जो एडल्ट मनुष्य होंगे उनमें कुल 32 दांत होते हैं और दूध के दांत हमारे कुल 20 होते हैं जो 2 बार उगते हैं। बचपन में एक बार निकलते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, फिर उसके स्थान पर नए दांत होते हैं। और जो अस्थाई दांत होते हैं ये 12 दांत होते हैं और ये जीवन में केवल एक ही बार निकल करके आते हैं। इस प्रकार से कुल 32 दांत हो जाते हैं। और ये मनुष्य का दंत सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा, मनुष्य के दंत सूत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना है हमें, इंसाइजर आई होता है ऊपर नीचे मिला करके 2 2 4, सीजर होता है सॉरी कैनाइन्स होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज को काटते हैं फाड़ते हैं, ये 1 1 की संख्या में होता है। प्री मोलर 2 2 की संख्या में ऊपर नीचे होते हैं और मोलर जो होता है 3 3 की संख्या में ऊपर नीचे होते हैं। इस प्रकार कुल 8 8 नीचे तो 16 और 16 दोनों ओर मिला देंगे हम लोग तो 16 दूना 32, ये 32 दांत होते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कृंतक का काम है भोजन को काटने का, फाड़ने का काम है रदनक या कैनाइन्स का, और अग्र चर्वनक या प्री मोलर और चर्वनक या मोलर का जो काम है जिसे हम लोग चौवा कहते हैं हिंदी में, ये चबाने का काम करते हैं। अब बात करें यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण हड्डियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है मानव हड्डी में पाए जाने वाला सर्वाधिक लवण कौन सा है, तो कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में लवण पाया जाता है हड्डियों में। मनुष्य की हड्डी और दांतों का जो निर्माण है उसकी मजबूती के लिए आवश्यक क्या है, तो कैल्शियम फास्फोरस और फ्लोरीन, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है अस्थि और दंत निर्माण के लिए। मानव क्या होते हैं, तो द्विवार दंती हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 2 बार जीवन में दांत निकलते हैं, कुल 20 दांत जो होते हैं 2 बार निकलते हैं। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है दंत वल्क या इनेमल, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं। मनुष्य का सबसे कठोर भाग या मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग भी माना जाता है, पदार्थ भी कहा जाता है इसे। मानव शरीर का अधिकतम भाग जल का बना होता है और मानव शरीर में लगभग 55 से 70% की मात्रा तक जल होता है। अस्थियों में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसिन कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। जो भी अस्थियों में या हड्डियों में प्रोटीन होता है उसे ओसिन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहा जाता है जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी है हमारा फीमर जो कि पैर के जांग की हड्डी है। मानव शरीर में लघुत्तम हड्डी कान में होती है और इसकी संख्या 6 है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ध्यान रखिएगा, और उसके अंदर में अस्थि मज्जा भरा हुआ होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है जबड़े, जबड़े की मांसपेशी सर्वाधिक मजबूत मानी जाती है। तो आज का सेशन जीएस दृष्टि साइंस का 2024 का यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।